हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज 6 अगस्त के न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे हम लोग के एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। तो मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन के लिए चलिए, कभी भी सुबह उठिए और अपने लिए काम कीजिए, मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, अच्छा उससे पहले बता देते हैं कि हम लोग ने माइलस्टोन प्रोग्राम रखा है कि ये 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है 2026। और आपका सीडीएस 2027 तक चलेगा, सीडीएस टू 2027 तक। तो मेंटरशिप के लिए आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसका फीस मिनिमम रखे हैं 499, जो आपका बर्थडे केक से भी सस्ता है। तो चलिए पहला आर्टिकल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू फ्रेम एसओपी टू कर्व डिजिटल अरेस्ट स्कैम। तो अभी जानते हैं डिजिटल अरेस्ट बहुत फैला हुआ है। आप लोग ये कॉल जितना कॉल करते होंगे उसमें जो इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म पहन के आपको बोल बताए कि मैं पुलिस का तरफ से हूँ, सीआईडी का तरफ से हूँ, तो आप विश्वास नहीं कीजिए और उसको कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड टेलीकॉम अथॉरिटी को ये डायरेक्शन दिया है कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर माने एसओपी बनाए। इसका मेन मकसद है बढ़ते हुए डिजिटल अरेस्ट वाले साइबर स्कैम को रोकना और उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, ताकि आम लोग को फ्रॉड से बच सके। इस ऑर्डर के अंदर ये बताया है कि अगर कोई साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो उसका शिकायत का तुरंत समाधान होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में पैसे के वापस लाने के लिए एक टाइम बाउंड प्रोसेस होनी चाहिए और साइबर फ्रॉडर्स को खिलाफ बिना किसी देरी से जीरो एफआईआर फाइल होनी चाहिए। तो आपको पता है जीरो एफआईआर क्या होता है? जीरो एफआईआर वो होता है कि आप कोई भी थाना से कंप्लेन कर सकते हैं और वो जो कंप्लेन है आपके एड्रेस के लोकल थाना पे ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आप एफआईआर कहीं भी फाइल कर सकते हैं। आपका जो एआई होगा, माने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो आपका लोकल थाना होगा और यदि जरूरत पड़ेगा तो वो लोग कहीं से भी किसी को भी उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा फैसला को डायरेक्शन किया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आने वाले साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसे I4C द्वारा दी गई स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। कोर्ट ने इस रिपोर्ट के एनालाइज करते हुए सारे स्टेप उठाने को कहा है। साइबर पोर्टल का डाटा के मकसद है मुताबिक आपका पूरे इंडिया के डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी शिकायतें साल 2024 के करीबन 1,27,000 जो 67 केस से घट के साल 2025 में आपका 58,249 पर आ गई है। तो ये डाटा दिखाता है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल के स्कैम में काफी कमी हुई है। इस साल 2026 के मिड ईयर में का डाटा बताता है कि जून 30 2026 तक टोटल डिजिटल अरेस्ट की रिपोर्ट कंप्लेंट 16,377 दर्ज हुई है। ये फिगर चल रहे साल के करंट सिचुएशन को दर्शाता है। अभी भी ऐसे मामले आने में
सामने आ रहे हैं। चाहे डाटा का स्ट्रेटेजिक या थोड़ी कमी देखने में मिलती हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अभी भी चुप बैठने का समय नहीं है। आपका सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि लगातार ध्यान रखना होगा और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना होगा, ताकि साइबर क्राइम को जड़ से खत्म कर सके। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? इस पूरे डाटा और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से यह साफ पता चलता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर स्कैम को रोकने के लिए गवर्नमेंट और एजेंसी मिलकर काम कर रही है। हालांकि कंप्लेन के नंबर में कि कुछ कमी आई है, पर कोर्ट ने ये चेतावनी याद रखनी बोली है कि जो विजिलेंस और मॉनिटरिंग को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो दूसरा आर्टिकल करेंगे। 3 widely used medicine class as carcinogenic by WHO रिसर्च एजेंसी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एजेंसी, जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड कैंसर, ने 3 दवाइयों जैसे हाइड्रोक्लोथाजाइज, वेरिकोनाजोल और यह है आपका टैक्रोलिमस को एक ग्रुप 1 में कार्डियोजेनिक के ह्यूमन कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब इनके कैंसर करने के पुख्ता सबूत जुरी है। तो ये सभी आमतौर पे जो प्रिस्क्राइब किए जाने वाली दूसरी दवाइयां हैं, उनका हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीपी, फंगल इन्फेक्शन और ऑर्गेनिक ट्रांसप्लांट के बाद बॉडी द्वारा ऑर्गन में रिजेक्शन रोकने के लिए किया जाता है। इन दवाइयों के अलग अलग साइड इफेक्ट हैं, जिनके हाइड्रोक्लोराइड्स और वोक्रोनाजोल से स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। वहीं जो आपका पैक्रोनिलमस की वजह से नॉन हॉडगिनिक लिपोमा, जैसे लिपोमा जो बदन में बड़े बड़े वो ट्यूमर जैसे हो जाता है। और ये आपका प्रोलाइफिड, मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती है, तो डिसऑर्डर होते हैं। इसमें ब्लड इम्प्योरिटी सिस्टम के जुड़े कैंसर होने की संभावना जुड़ी है। ये खतरा उन लोगों पर ज्यादा होते हैं जो धूप में ज्यादा काम करते हैं, जैसे आउटडोर वर्कर, रूरल पॉपुलेशन। उनकी ये दवाइयों की स्किन सेंसिटिव बनाती है। और इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट के मर्जी लंबे समय ऐसी फोटोटॉपिक ड्रग को थेरेपीज पर रहते हैं, उन्हें ही ये ज्यादा रिस्क होता है। तो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पर सवाल उठता हुए आपका एक्सपर्ट ने कहा है कि यहाँ बिना डॉक्टर के प्रॉपर सलाह के दवाइयाँ देना, जैसे ऑफ लेबल प्रिस्क्राइबिंग, इनका आसानी से ओवर द कंज्यूमर काउंटर मिल सकते हैं। और एथिकल डिपेंडेंसी रूल ऑफ लॉ को करना एक बड़ी चिंता का विषय है। इस क्लासिफिकेशन में का सिर्फ ये मतलब है कि ये सब्सटेंस खतरनाक है, जो हडाजस जो आइडेंटिफिकेशन इसके मेडिजन से आपका सलाह दी जाती है,
कि वो खुद से अपनी कोई भी दवाई बंद ना करे या ट्रीटमेंट में बदलाव ना करे, बल्कि पहले डॉक्टर से जुड़ी कंसल्ट करें। तो कंक्लूजन में देखेंगे, IARC के द्वारा कुछ कॉमन दवाइयों को कार्डियोजेनिक क्लासिफाई करना एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें खास करके इंडिया के जैसे देश के जहां दवाइयों के अवेलेबिलिटी और प्रिस्क्रिप्शन रूल ऑफ को लेक्सिटी दिखाती है। हालांकि इनके जो खतरे हैं पर मरीजों को बिना डॉक्टर के सलाह से खुद से ट्रीटमेंट नहीं रोकना चाहिए। ये हेल्थ केयर सिस्टम को भी एक एथिकल डिस्पेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, 6-in-1 वैक्सीन में बूस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो वैक्सीन के बारे में है। तो इस प्रपोजल के मुताबिक अगर इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 6-in-1 जो हेक्सालेंथन वैक्सीन को शामिल कर लिया जाए तो बच्चों में लगने वाली वैक्सीन की एफिशिएंसी और प्रोसेस काफी बेहतर हो सकती है। एक ऐसे सिंगल इंजेक्शन वैक्सीन है जो बच्चों के टोटल 6 अलग अलग बीमारियों से बचाती है, जिसमें डिप्थेरिया, टिटनस और आपका ये डायप्थेरिया, टिटनस, जो पर्सिस्टिस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जैसे टाइप का शामिल है। तो इस रिसर्च के स्टडी में मिलाकर ये बड़े संस्थानों के लिए, जिसमें आपका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ जॉर्ज इंस्टीट्यूट, गेट फाउंडेशन, जो गावी, जॉन स्नो इंडिया शामिल है। इस वैक्सीन को अपनाने से आपका हेल्थ केयर सिस्टम में काफी राहत मिलेगी, जैसे कि वैक्सीन का ठंडा रखने की जरूरत है, जिससे कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट कम होगी और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर को काम में बोझ भी घट जाएगा। इसके सामाजिक और आर्थिक फायदे भी हैं। अलग अलग इन्फेक्शन हाँ, तो देखें कंक्लूजन में, जो हेक्सावेलेंट वैक्सीन को इंडिया के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल करना एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। ये न सिर्फ बच्चों को एक ही इंजेक्शन में बीमारियों की सुरक्षा मिल देता है, बल्कि हेल्थ केयर वर्कर को वर्कलोड भी कम करने का और केयर गिवर के समय बचाने में मदद कर सकती है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। इंडिया फ्लैग्ड शिप सिंक आफ्टर अटैक इन रेड सी, 14 रेस्क्यूड।
तो रेड सी में एक इंडियन फ्लैग जो फ्लैग वेसल्स जिनका नाम MSV फेज नूर ओलिया था, जिसमें प्रोजेक्टाइल मिसाइल माने मिसाइल या रॉकेट का हमला हुआ है। इस मामले में जहाज का पलट गया है और यमन कोस्ट में पास डूब गया है। तो राहत की बात यह है कि जहां पे मौजूद सभी 14 क्रू मेंबर को, जिनमें 13 इंडियंस सिटीजन शामिल थे, यमनी कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया है। ये सभी को रेस्क्यू करने में मोखा पोर्ट में ले जाया गया है। तो इंडिया न्यू दिल्ली के से बिना किसी वजह से किए गए हमले में सख्त निंदा करती है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कमर्शियल शिप को निशाना बनाना इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन करता है, जिसमें तुरंत रोका जाए। क्रू मेंबर की सेफ्टी और उनकी मदद के लिए रियाद में रियाद में उपस्थित इंडियन एम्बेसी और डायरेक्टर जनरल मरीन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन वहां के लोकल अथॉरिटी के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन बात पर चिंता जताई है कि जो आपका रीजनल नेविगेशन के लिए खतरे बढ़ रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल वाटरवे पर कमर्शियल शिपिंग को बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू करने की मांग की है। कंक्लूजन में देखेंगे, रेड सी में इंडियन वेसल्स पर हुए एक हमला मरीन टाइम सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर चिंता है, जिसमें हालांकि सभी 14 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन कमर्शियल शिपिंग के सेफ्टी और इंटरनेशनल ट्रेड के रास्तों में सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए गए खरे कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, जो फसाई है बैन किए 100% प्योर डाबर प्रोडक्ट फार्म शेयर फॉल 14%। तो फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने डाबर इंडिया लिमिटेड को ऑर्डर दिया है कि वो उन फूड प्रोडक्शन मार्केट को हटा ले जिन पर 100% प्योर या नेचुरल या ऑर्गेनिक जैसे यूनिफल जिन्हें वेरीफाई ना किया जा सके जैसे क्लेम किए गए हो। 100% प्योरिटी गारंटी जैसे लेवल जो आपका FSS एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम रेगुलेशन 2018 को वॉलेट करता है, ऐसी टर्म को एम्बिगुअस माने और लोगों को गुमराह करने वाली माने मिसलीडिंग माना गया है। डाबर के प्रोडक्ट पर बिना किसी वैलिड एंडोर्समेंट के जैविक भारत का लोगो यूज किया गया था और कंपाउंड फूड पर प्योर क्लेम किए गए थे, जो कि रूल के खिलाफ है। फसाई ने इस ऑर्डर के डाबर के प्रोडक्ट पर असर पड़ा है, जिनमें हनी, एप्पल, जो सिडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल, काऊ घी एंड कोकोनट मिल्क जैसे आइटम में शामिल है। इस ऑर्डर के बाद स्टॉक मार्केट में डाबर के शेयर 4% तक गिर गया है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को बचाव करते हुए कहा है कि ये अपने लेवल पे ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो कंक्लूजन में देखेंगे, जो फसाई ये स्ट्रिक्ट एक्शन दिखाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मिसलीडिंग क्लेम को लेकर रेगुलेटरी बॉडी कितनी सख्त हो चुकी है। डाबर जैसे बड़ी कंपनी
के प्रोडक्ट पर रोक लगाने मार्केट में एक बड़ा मैसेज गया है कि फूड स्टैंडर्ड और कंप्लायंस को इग्नोर ना किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे जम्मू एंड कश्मीर इलुविस क्वेस्ट फॉर स्टेटहुड। तो अगस्त 2026 के पूरे 7 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था और वहां के स्टेटहुड को खत्म कर दिया गया था। ये एक बड़ा हिस्टोरिकल माइलस्टोन है कि रीजनल के लिए, और इकोनॉमी के हाल के ही दिखाते हैं कि 2025-2026 में एक कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज के मुकाबले गिरकर आपका 76.6% पर आ गया है। इसके अलावा ग्रेजुएट्स के बीच अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी रेट बढ़कर 23.9% तक पहुंच गया है। 2024 के ट्रांजैक्शन और जो बिजनेस रूल के तहत जम्मू कश्मीर में पुलिस और गवर्नेंस जैसे इंपॉर्टेंट पावर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास के कोऑर्डिनेट कंसर्नेट है, जिसके इलेक्टेड गवर्नर के पास लिमिटेड अथॉरिटी रह जाती है। कोर्ट की तरफ से लीगल डिसीजन मिले हैं के बावजूद भी वहां पब्लिक सेफ्टी एक्ट और यूएपीए के तहत रूटीन समग्र लोगों को डिटेन करना शामिल सिलसिला लगातार चल रहा है। तो यूएपीए आपको पता होगा कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें आपका पुलिस से ज्यादा पावर आपका सेंटर फोर्स को रहता है कि वो किसी को भी शक के आधार पर भी उठा सकते हैं। तो वहां की रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस लगातार स्टेटहुड वापस देने की मांग कर रही है। उनका मानना है कि स्टेट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी जब स्टेटहुड स्टोर होगी। इतने लंबे समय तक सेंटर कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव इमरजेंसी मेजर कर रहे हैं इंडिया के फेडरलिज्म और स्टेट इंटीग्रिटी के ऊपर एक नया उदाहरण सेट कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पर विषय बना हुआ है। तो हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के 7 साल बाद भी इकोनॉमिक चैलेंज और गवर्नेंस के मुद्दे और सिक्योरिटी लॉ के यूज एक बड़ी चिंता बन चुका है। स्टेटहुड की मांग और फेडरलिज्म को लेकर पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी बेहद संघर्ष और चर्चा चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे टॉप स्पॉट। तो इंडिया का ये लक्ष्य है कि 2026 के ओलंपिक में टॉप 10 कंट्री की जगह बनाई जाएगी, जिसके लिए आपका 30 से 40 टोटल मेडल जीतने के टारगेट रखा गया है, जिसमें डबल डिजिट के गोल्ड मेडल भी शामिल है। यूनियन कैबिनेट ने खेलो इंडिया के लिए 29050 करोड़ अप्रूव किया है, जिसके साथ ही आपका 26-31 के पीरियड के लिए टोटल स्पोर्ट्स बजट 36,441 करोड़ तक पहुंच गया है। इस स्कीम के तहत करंट में जो 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर हैं, उनके संख्या को दुगना या तिगुना करने का योजना बनाई जा रही है, ताकि ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स का बढ़ावा मिल सके। कोचिंग सिस्टम
कोचिंग सिस्टम को सुधारने के लिए एक नेशनल कोच अकेडमी एसेड्रेशन बोर्ड बनाई जाएगी, जिसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के रुकावट को दूर करने के लिए लोकल कोच पर फिजिकल एजुकेटर को ट्रेन करने के फोकस किया गया। टैलेंटेड एथलीट को सपोर्ट प्रोग्राम को 2904 से बढ़ाकर लगभग आपका 28,000 लोगों तक किया गया है। इसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गोल के साथ भी जोड़ दिया गया है। तो 2036 के बड़े लक्ष्य के पहले अहमदाबाद में होने वाले 2020-30 के कॉमनवेल्थ गेम के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। साथ ही स्पोर्ट्स डोपिंग को चुनौतियों के निपटने के लिए बड़ा हडल है। तो कंक्लूजन में देखेंगे भारत का 2036 बार बार 26 आ रहा, तो भारत का 2036 के ओलंपिक एम्बिशन के एक बड़ा और इंस्पायरिंग गोल है, जिसके लिए गवर्नमेंट मैसिव फंडिंग और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। हालांकि ग्रास रूट लेवल में कोचिंग जो स्टैंडर्डाइजेशन की उम्मीद तो बढ़ गई है, पर डोपिंग अपकमिंग 2020-30 के कॉमनवेल्थ गेम में जैसे चैलेंज का ध्यान देना जरूरी है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। आज थोड़ा आर्टिकल ज्यादा है, तो आपको पेशेंस रख के थोड़ा सुनिए, जो आपको ये काम आएंगे। ये कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो आप स्किप कर देंगे, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल है नाटो इंटर अ न्यू स्ट्रेटेजिक एरा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो वाशिंगटन यूएसए में अपने यूरोपियन अलायंस पर जोर दे रहे हैं, वो अपने कन्वेंशनल सिक्योरिटी को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, जिनका मेन रीजन यह है कि यूएस अब अपना फोकस इंडो पैसिफिक रीजन के तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो यूएसए को आप हमेशा यही समझिए कि वो अपने फायदे के लिए ही काम करता है। यदि आपके पास वो यदि चल के आ रहा है, तो उसका मतलब उसका कोई फायदा हुआ तभी वो आ रहा है, नहीं तो यूएसए किसी का नहीं है। यूएसए एकदम दुबला है। नाटो अलायंस के तरफ 3 फेज में बताया है कि पहला कोल्ड वॉर में ड्यूरेशन जो कॉन्टिनेंट 1.0, दूसरा ईस्टवर्ड एक्सपेंशन में 2.0, और अब ये यूरोपियन लेड जो कन्वेंशनल डिफेंस 3.0 फेज में इंटर कर चुके हैं। 2025-26 के दौरान ट्रूप को वापस बुलाने में ब्रिगेड को कम करने के बजाय के यूरोप में यूएस सोल्जर है उसको संख्या गिर गई है। वापस में यूक्रेन का वॉर लेवल में लगभग 27,000 से 80,000 पर आ गया है। अंकारा 2026 समिट में नाटो के ने आर्टिकल 5 के फिर ये रिफॉर्म किया है यूक्रेन के लिए। इसको कौन सा साइन बोला था, चलो इसको यूरो मानते हैं। तो 170 यूरो बिलियन देने का प्लेज दिया है, और यूरोप के द्वारा लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के डेवलपमेंट में एंडोर्स किया है। हेग 2025 समिट में सारे अलायंस को कमिट किया है वो 2035 तक अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाकर जीडीपी के कम से कम 3.5% करे, जिसमें जर्मनी अपना खर्चे को डबल करेगा। एक जो सेल्फ रिलायंस यूरोप होने की वजह से यूएस अपना ध्यान इंडो पैसिफिक पर लगा दिया गया। साथ ही इसे न्यू दिल्ली
के लिए यूरोप के साथ डिफेंस, एआई एंड टेक्नोलॉजी में नए पार्टनरशिप के रास्ते खुल रहे हैं। तो कंक्लूजन में देखेंगे, ट्रांसलास्टिक जो बर्डन शेयरिंग और नाटो का ये नया रूप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। जहां एक तरफ यूरोपियन कंट्री अपनी डिफेंस और फंडिंग को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया जैसे देशों के लिए टेक्नोलॉजी और डिफेंस कोलैबोरेशन में नए स्ट्रेटेजिक मौके भी पैदा हो रहे हैं। तो उधर वो लोग अपना डिफेंस का जो फंडिंग बढ़ा दिया है ना, तो फंडिंग बढ़ाने से क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसको ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग और ये सब कोलैबोरेशन में हेल्प मिल रहा है। तो मैंने बताया था कि एक तो माइलस्टोन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो आप लोग इसमें जुड़े। फीस रखे हैं आपके बर्थडे केक से भी कम, जो आपका 499 है। कांटेक्ट करिए इसमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, उसमें जुड़िए फॉर फर्दर अपडेट। हम आपको भर भर के इंफॉर्मेशन देंगे, आपको एग्जाम में फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं। साइनिंग ऑफ। एक क्या गाना था, दिस इज द एंड, ब्रीथ द होल्ड, काउंट 10। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।